पाकिस्तान का मीडिया और पिट्ठू बन गए अमेरिकनों के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन में से सबसे पहले पहल कर दी है और उनका लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है यूक्रेन में। बम किसी एक मुल्क पर गिरे, पूरी धरती कांपती है। जुल्म किसी एक खत्ते में हो, इंसानियत तकलीफ महसूस करती है। यूक्रेन मुखालिफ रूसी इक़दामात की मज़म्मत के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें रूस की जानिब से करारदाद को वीटो कर दिया गया। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, मारियोपोल, ओडिशा और दीगर शहरों पर हमले किए हैं। रूस के हमले के बाद पूरे यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। रूस ने दारुल हुकूमत कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जिसके बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर भी मिसाइल हमले किए और रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। यूक्रेन के चेरनोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया है। मशहूर चेरनोबिल एटमी पावर प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद ताबकारी का इखराज शुरू हो गया, जो काबिल कबूल हद से, यानी जो एक लिमिट है वहाँ से अब वो ज़ायद है। यूक्रेन के शहरों में दूसरी आलमी जंग के बाद से पहली मरतबा जंगी सायरन बजाए गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी शहरियों ने शहर खाली करना शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के शहरियों ने पनाहगाहों का रुख करना शुरू कर दिया है। अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशंस में पनाह लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। कीव समेत यूक्रेन के मशरकी शहरों में अफरा तफरी की सूरत हाल है। सोशल मीडिया पर इंतहाई दिलखराश वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाप अपनी नन्ही बेटी को महफूज मकाम पर भेजते हुए अलविदा कह रहा है। इस जज्बाती वीडियो में बाप ने अपनी नन्ही गुड़िया को गले से लगाया हुआ है और रोते हुए बेटी को अलविदा कह रहा है। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आलमी मंडी में सोने और खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़े ज़राई मुल्क यूक्रेन पर हमले के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर गल्ले की कीमतों में 5% तक इजाफा हुआ है। कई ममालिक ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में अपने सिफारतखाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बुज़दिलाना और खुदकुश हमला किया है। रूस ने वही किया जो नाजी जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम के दौरान हमारे साथ किया था। अमेरिका ने रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका और यूरोप ने रूस के कई बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने रूस के अहम बैंकों के बरतानिया में असासे मुंजमद कर दिए हैं। बरतानिया से पैसा इकट्ठा करने वाली रूसी कंपनियों पर पाबंदी की कानून साजी करने की बात की जा रही है। रूस को फरोख्त की जाने वाली टेक्नोलॉजी के लिए बरतानिया सख्त बरामदी ज़ाब्ते मुतय्यन करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूसी बैंक के $250 मिलियन के असासे मुंजमद किए जाएंगे। मॉस्को की आलमी मार्केट तक रसाई की सलाहियत को हदफ बनाया जाएगा। अमरीका ने रूस के उन बैंकों पर पाबंदी आयद कर दी है जिनके पास तकरीबन $10 खरब के असासे हैं। कनाडा ने रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कनाडा ने रूसी बरामदात का इजाजतनामा भी मनसूख कर दिया है। अमरीकी फौज ने बहरा अस्वद और बहरा बाल्टिक के इलाकों में जंगी जहाज पहुंचा दिए हैं। अमरीकी फजाइया के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट नेटो फौज की मुश्तरका मुहिम का हिस्सा होंगे अगर जवाबी जंग छेड़ी गई तो। सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी देते हुए कहा है कि किसी ने अगर हमें रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले शायद कभी किसी ने न देखा हो। यूक्रेनी सदर ने ताकतवर मुल्कों के हुक्मरानों के ज़मीर पर दस्तक देते हुए सवाल किया है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। कौन है जो हमारा साथ दे? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज हमें नेटो रुकन बनाने की गारंटी देने वाले खौफजदा क्यों हैं? उन्होंने यूरोप के 27 रहनुमाओं से पूछा कि क्या यूक्रेन अब भी नेटो में शामिल होगा, मगर हर कोई डरता है, जवाब नहीं देता। लेकिन हम डरने वाले नहीं। रूस और यूरोप के दरमियान आईनी दीवार गिर रही है। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया गया है।
रूस के हमले के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जो सूरत हाल है, ये तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है जो दूसरी आलमी जंग के वक्त देखी गई थी। जब 1941 में दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर हमला किया था, उस वक्त भी तकरीबन ऐसे ही हालात थे जो आज हालात यूक्रेन में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सिर्फ यूक्रेन बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त तब्दीली का दौर है। बात करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आलमी अहवाल पर भी गहरी नज़र रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार इम्तियाज़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे सवाल करूँगा सर, जिसे कहते हैं कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो यूक्रेन को शह देने वाले, यूक्रेन को डट जाने वाले, यानी खड़े हो जाओ रूस के मुकाबले में, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, उन्होंने तरह छोड़ दिया। क्या ये सैंक्शंस ही हल था इनके पास हतमी तौर पे? ये सैंक्शंस भी तो पूरे नहीं लगाई ना उन्होंने। देखिए, रूस से जो तेल और गैस आ रही है यूरोप को, उन्होंने जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो उन्होंने जिससे सर्टिफिकेशन भी रह रही थी जर्मनी से, वो भी उसको रोक दिया। बाकी तो गैस आ रहे हैं उनसे भी। उन्होंने जो कुछ भी किया है ये हाफ हार्टेड एफर्ट है। देखिए, एक तो पाकिस्तान ने जो बार बार इस बात का तजुर्बा किया है, यूक्रेन को भी और यूरोप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कल को अगर मुसीबत पड़ेगी तो अमेरिका सब कुछ शायद देकर खुद अपने आप को पीछे हट जाएगा। क्योंकि एक ताकत जो अफगानिस्तान से शिकस्त खाई, वियतनाम में शिकस्त खाई, अब हर जगह मार खाने के बाद अब उसके पास सिवाय इसके उसके पास एक तो लड़ने का वो हौसला नहीं रहा। यूरोप लड़ना चाहता नहीं है। अमेरिका को डर ये है कि यूरोप उसके हाथ से निकल जाएगा, तो यूरोप को उसने आग की जंग में धकेल दिया है और इसके बाद में अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ है। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। यूक्रेन के साथ जो भी हुआ, यूक्रेनियों के हो रहा है जो कुछ भी, ये शायद इंतहाई गैर मुनासिब है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सारी मगरबी दुनिया, बल्कि सारी दुनिया उस वक्त क्यों चुप थी जब इराक में पता नहीं कितने लाखों इराकियों को मार दिया गया था, एक गलत, एक झूठे बहाने के ऊपर। कहाँ पे लोग सब कहाँ पे थे इनका सबका जमीर? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब अफगानिस्तान में बगैर किसी वजह के 20 साल तक अफगानिस्तान की इंट बजाई गई थी, उस वक्त सबका जमीर कहाँ पे था? ये सब उनके साथ मिलकर बैठे हुए थे। उसमें यूक्रेन बोलने वाला नहीं था, उसमें वो खड़े होकर नहीं बोला था उसमें। जिससे मुझे तो आज कोई अफसोस नहीं है अगर यूक्रेन को मार पड़ रही है। मुझे इस बात पे अफसोस नहीं होगा अगर यूरोप को मार पड़ रही है। मुझे इस बात पे अफसोस नहीं होगा कि अगर पूरे यूरोप जंग की उसमें हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत की जितनी तस्दीक मगरबी दुनिया ने की है, और हमारे होश में सब कुछ हुआ है साहब, देख लिया आप। जहां फारिस से लेके मिडल ईस्ट से लेके हमारे हमसाये में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ वो क्या करने का मसला कर रहे हैं, सारा कुछ है। भारत ने मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर को आवाज उठाने को तैयार नहीं है इन सब में से। तो मैं क्यों किस बात पे इंसानी का दर्द देना चाहते हैं ये लोग? देखिए, इस यूरोप ने कभी इसमें नहीं आना था। यूरोप वाले जंग से डरे हुए हैं। यूरोप ने दूसरी जंग गैजी में बहुत तबाही देखी है और यूरोप को पता है कि तबाही क्या चीज है। अमेरिका ने इतनी तबाही नहीं देखी, इसलिए अमेरिका सबको आग की जो उसमें जंग की आग में धकेलने के बाद खुद पीछे हट के बैठ गया है। एक तो बड़ा खुशी इस बात की है कि अमेरिका जैसा जो उसके किरदार है सही उनका, वो सारी दुनिया के सामने खुल के आ गया है। और मैं इस बात पे ये जो यूक्रेनी सदर है इनको दाद देना चाहता हूँ कि उसने इन सबको नंगा करके खड़ा कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुतिन साहब आज से नहीं काम कर रहे थे। ये पुतिन साहब ने आज से 3-4 साल पहले एक पेपर लिखा था कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा था सोवियत यूनियन का टूट जाना। और फिर वो जो क्रक्स उसका ये था कि रूस का एक मुकद्दर है सुपर पावर बनना, और इसके लिए रूस ने इक़दाम शुरू कर दिए थे। तो हम किस बात का ही? राइट। हिलाली साहब, जनरल साहब की खैर बहरहाल उनकी अपनी राय है, उसका हमें एहतराम है, लेकिन जो आम शहरी है किसी भी मुल्क के, उनका हुक्मरानों की डिसीजन मेकिंग के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो या थर्ड वर्ल्ड हो। और फर्स्ट वर्ल्ड के भी जो हुक्मरान है वो सेल्फिशनेस के तहत फैसले करते हैं और बाज़ औक़ात उन फैसलों में पब्लिक ओपिनियन शायद उस हद तक शामिल नहीं होता। तो जो यूक्रेन के अवाम के ऊपर इस वक्त जो बीत रही है,
उसमें उसका सवाल किससे पर किया जाएगा सर? पहली बात तो ये है कि आप पता नहीं जर्नलिज्म में थे कि नहीं जब इराक़ का जंग हुआ था और 10 लाख लोग अमेरिकनों ने मारा था झूठ कह के, उस पे तो इस किस्म का प्रोग्राम आपने शायद नहीं किया, मगर ख्वाब में भी नहीं किया होगा। मैं तो बड़ा अफसोस समझता हूँ कि यमन में क्या हो रहा है, उधर भी 10 लाख लोग मारे गए हैं। आपने कभी कोई प्रोग्राम किया है यमन में? आपको पता भी है यमन किधर है? आपको पता भी है यमन के साथ क्या हो रहा है और कितने लोग रोज़ भूख से मर रहे हैं, स्टावेशन से, अस्पतालों को बम कर रहे हैं, सना का क्या हालत है। आप लोग पता नहीं किस चीज़ में अमेरिकनों के घेर में आके आप अमेरिका और यूरोप और ये वो, कोई नहीं मारा गया है यूक्रेन में। जितने मारे गए हैं 100th नहीं है जो यमन में मारे गए हैं, और 1000 नहीं है जो उधर मारे गए हैं इराक में। और क्यों मारे जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। रूस ने इनको कहा था अमेरिकनों को 1999 में, जब पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को इन्होंने नेटो बना लिया था, उन्होंने कहा मेहरबानी से रुक जाएं, मत करें, इसलिए अगर आप करेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिकनों का जवाब था ओके, नहीं करते। फिर 2004 में उन्होंने जाके बुल्गारिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को बना दिया मेंबर्स। भाग भाग के रूस गया, भाग भाग के पुतिन के लोग गए। भाई आपने तो वादा किया था आप नहीं कहेंगे। पता आपको क्या जवाब था? जवाब ये था कि किधर हमने लिख के दिया था तुम्हें। सही। अच्छा जी, फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया को ले लिया नेटो मेंबर्स। फिर गया पुतिन, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या हम आपको लिख के दिया था? फिर 2017 में क्या हुआ, मॉन्टीनीग्रो और नॉर्दर्न मैसेडोनिया को ले लिया था, फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर 2021 में अनाउंस किया कि हर्ज़गोविना, बोस्निया, जॉर्जिया और यूक्रेन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लोग जो देखते हैं ना टेलीविज़न, उनको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएं किसका कसूर है। और ये जो कॉमेडियन जो था, ये पहले ज़ेलेंस्की, इसको एक ऑफ़र आई थी, रूस का ऑफ़र आया था, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया का ऑफ़र ये था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी का साइड मत लें, इसलिए कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिकन वेपन्स हमारे बॉर्डर पे आके हमें मारे। सही। जैसे अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका क्यूबा में, जंग के लिए तैयार था, जैसे 200 साल के लिए मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता है लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक सोल्जर 200 साल तक बर्दाश्त नहीं किया किसी और मुल्क का, तो क्यों तुम जाके अमेरिका का गेम खेलने लगे हो, कभी ट्रंप के साथ, कभी ये बूढ़े बाइडेन के साथ। क्या कर रहे हो तुम? परवाह नहीं है तुम्हें जो अमेरिकन सोचते हैं? और तुम्हारा मुल्क है क्या? 400 साल में, 600 साल में सिर्फ 26 साल ये मुल्क इंडिपेंडेंट रहा है, नहीं तो इट इज पार्ट ऑफ रशिया, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रशिया। और आधा तो 60% या 50% तो लोग ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस हैं, उनको तो आप, और दूसरे यूक्रेन है। उधर पार्टीशन अगर हो जाए, अगर वो आधा कहें कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इसके माने रशियन एंड अमेरिकन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल खड़े होंगे। सही। यार ये काफ़ी नहीं है जो आपने 17 मुल्कों को ले लिया है। ये जो दिस किस्म की जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये सब कसूर है रशिया का, ये एक बड़ा डेंजरस है। इसका लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया और पिट्ठू बन गए अमेरिकनों के, हम उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? अब लोग पूछेंगे तुम क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो सिर्फ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं कह रहा हूं आप डिलिबरेटली कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं भाई खुदा के लिए बी न्यूट्रल। चले यही सवाल लेकर मैं इम्तियाज़ आलम साहब के पास जाऊंगा। इम्तियाज़ साहब, क्या पाकिस्तानी मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है किसी एक पार्टी को, या हम रूस को जालिम दिखा रहे हैं और अमेरिका को और अमेरिका के इत्तेहादियों को या ज़ेलेंस्की को मजलूम दिखा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि बिलअमूम
मगरबी मीडिया का और पाकिस्तानी मीडिया का ये एक रुझान है और ये एक बड़ी खौफनाक नई सरजंग शुरू हो गई है जो अब गर्म भी हो गई है। और इसमें असल झगड़ा वही है कि जो जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद वार्सा पैक्ट खत्म कर दिया गया। वार्सा पैक्ट था सोवियत यूनियन और उसकी रिपब्लिक और जातियों का। उसके बाद नेटो का मतलब ये जरूर नहीं। तो प्यूटन कहते रहे कि भाई यूरोप की सिक्योरिटी इनडिविजिबल सिक्योरिटी है, नाकाबिले तकसीम है। उनकी बात सुनी नहीं गई बल्कि घेरा जैसे एम्बेसडर साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया है। सारी मशरकी यूरोप की जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थी उन्हें नेटो में शामिल कर लिया गया। इस पर रूसी बड़े चिल्लाते रहे भाई ये ना करो, ये तो बड़ा झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जॉर्जिया और यूक्रेन के मामले पे रूसियों ने अपना पोजीशन ले ली और 2014 से ये झगड़ा चल रहा था मशरकी यूक्रेन में और मगरबी यूक्रेन में। मशरकी यूक्रेन में आबादी है अक्सरियत रूसियों की, जिन पर ये मगरबी धावा बोल रहे थे। फिर क्राइमिया का मसला आया 2014 में। अब क्राइमिया ब्लैक सी के हवाले से बड़ी अहम पोर्ट है अमेरिका सोवियत रशिया की। अब वो एक होते थे खुर्शचोव जो थे तो पैदावार इसके यूक्रेन के ही, लेकिन वो सदर बन गए सोवियत यूनियन के। उन्होंने 1944 में वो दे दिया यूक्रेन को क्राइमिया। अब क्राइमिया की बंदरगाह जो है ब्लैक में है, यानी वहाँ उसके लिए बड़ी अहमियत रखती है। तो वहाँ के लोगों का रेफरेंडम हुआ और उन्होंने ज्वाइन कर लिया रशिया को। इसी तरह अब ये दो रिपब्लिक बनी है नई, जिसे रूस ने कबूल कर लिया है, मान लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब मामला ये है कि रूस ने रोकने की कोशिश की है। इस दो बातों में झगड़ा था। एक तो ये जो रूसी स्पीकिंग एरियाज हैं यूक्रेन में, इनके हकूक का, इसके हवाले से मिन्स्क में 2 कॉन्फ्रेंसें हुई और उसमें जो सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन OSCE यूरोप में जो थी वो गारंटर बनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और फाइनली फिर क्या हुआ कि ये जंग चलती रही, झगड़ा 8 साल से चल रहा है। और अब जब ये जो नए सदर आए ज़ेलेंस्की, ये बहुत चल के नेटो के साथ शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे और उससे झगड़ा छिड़ गया। और जब बात न सुनी गई तो फिर रूसियों ने हमला कर दिया। एक छोटे मुल्क पे हमला अच्छी बात नहीं है, हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। लेकिन ये जो गेम चल रही है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक नई कोल्ड वॉर है और एक यूरेशिया का एक नया ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड सेंटर बन रहा है। यानी आप कह लें कि बाइपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, जिसमें चीन भी है और रूस भी है। और ये लोग आलमी जो निज़ाम है सारा, उस पर इजारादारी है आलमी साम्राज्य निज़ाम पे अमेरिका की और अमेरिका की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है इम्तियाज साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आके जो हमारे पॉलिटिकल हालात है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो हिलाली साहब ने फरमाया, मैं उस वक्त तो उन्हें नहीं इंटरप्ट कर पाया, लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं कि मजमूई तौर पर कोई अमरीकी नवाज मीडिया है या अमेरिका को ग्लोरीफाई करता है या अमेरिका की हेजमनी को दुनिया में थोपना चाहता है या अमेरिका के सामने सरबसजूद होता है या अमेरिका के ढाए हुए मजालिम पर बात नहीं करता। मैंने ही अफ़गानिस्तान में जाके अमेरिका की जुल्म और बर्बरियत को किस तरह दिखाया था, ये देखिए और फिर ब्रेक पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन में से सबसे पहले पहल कर दी है और उनका लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। सिंध से पहुंचेगा वो इस्लामाबाद, लेकिन बज़ारन कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी धरने का या अपने लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में तवील करने का। जनरल साहब,
एक तरफ दावा ये कि जी हमारे पास जो मतलूबा तादाद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो मौजूद है और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जब आप ला सकते हैं तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और गिरा दें इमरान खान को। फिर ये लॉन्ग मार्च और ये इतनी लंबी फटीक की क्या जरूरत है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैं खुद तो शुरू से ही मैं इस ख्याल रीजन में ये था कि सब कुछ सिर्फ पीटीआई को और इस जो मौजूदा हुकूमत है इसको एक कंटिन्यूसली पीछे पुश बैक करते रहना है। उस स्टेज पे ले आना है कि जब पीटीआई के पास, पब्लिक के पास जाने का कोई नैरेटिव बचेगा नहीं उनके पास। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ अपोजिशन को क्रेडिट भी देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से एक ड्रम अप किया है महंगाई का, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस के इश्यूज को हाईलाइट किया है, मिल मिला के सारा आपस में उनके झगड़े जो भी हैं, लेकिन एक नैरेटिव वो बना के कामयाब हो गए हैं और आपको एक लेवल पे वो नैरेटिव आपको कामयाब होता हुआ नजर आता है। ऑन द अदर हैंड पीटीआई वो नैरेटिव अभी अपना बिल्ड नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ चीज और है, ये जहां तक ताल्लुक है अपोजिशन पार्टीज का, ये तो सारा रिजेक्टेड स्टफ है इन दिस सेंस कि ये कब से लगे हुए हैं और ये अभी तक कोई काबिल जिक्र किस्म के जलसे जुलूस करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सके। ये लाहौर में लास्ट जलसा हुआ था पीडीएम का, जिसके बाद से इनके सारे उसकी गुब्बारे से हवा निकल गई थी। तो अवाम का इनके साथ जो होना चाहिए था, जिस तरीके से लिंक होना चाहिए था, और अवाम अगर महंगाई से इतने ही तंग तो निकल के आते और इस गवर्नमेंट को भगा के ले जाते। क्योंकि अमीर आप तो शायद उसको याद नहीं होगा, ये जब जलयुग के दौर में चीनी चार ने महंगी हुई थी और मुल्क पे आग लग गई थी उसको। बिल्कुल। और इतनी अगर महंगाई भी है, इतने सारे मसाइल भी हैं, फिर तो अवाम को बाहर निकालना चाहिए था ना। तो ट्रेजेडी ये है कि शायद जो हमारी अपोजिशन की लीडरशिप है एज ए होल, वो पब्लिक को मोबिलाइज करने के काबिल इसमें नहीं रही कि पब्लिक का उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है ये। अच्छा, दूसरा लतीफा ये है कि आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ये लोग। और तीसरी बात ये है कि ये सारा हंगामा ये सिर्फ चंद लोगों को प्रोजेक्ट करके सेंटर स्टेज पे रखने के लिए है और मैं नहीं समझता कि इसमें ये सीरियस हैं या ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। राइट। हिलारी साहब, आसान काम तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, उसमें ना कोई फटीक है, ना कोई उस तरह से आपने कोई 10 दिन सड़कों पे खार होना है। लॉन्ग मार्च मुश्किल काम है, फिर आप आएंगे कुछ नहीं होगा, एक अगेन एम्बेरसमेंट भी होगी कि जी इतना आप लाओ लश्कर लेकर आए, कुछ नहीं हुआ। तो जो आसान रास्ता था जब आप वो चुन सकते थे, तो वो छोड़ के फिर आप ये मुश्किल रास्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, इनके पास नंबर्स हैं नहीं और ये ख़त्म हो गया है। अब आपने सुना है आज क्या हुआ था भाई, परवेज इलाही ने कह दिया कि गवर्नमेंट को पूरा टर्म कंप्लीट करना चाहिए। वो तरीन जो है जिसपे इतने इनका भरोसा था वो तो लंदन चले गया है। वो तो हफ्ता 10 दिन तक आएगा ही नहीं है। तो कौन है भाई जो इनके पास है? ये 3 इधर और 4 उधर और 5 इधर, कौन है इनके पास? देखिए, व्हाट डज हिस्ट्री शो? तारीख क्या बताता है? तारीख बताता है कि जब आपके पास क्रेडिबल नंबर्स हों वो बाहर निकल आते हैं। आपको याद होगा हामिद नसीर चड्डा नवाज शरीफ के खिलाफ 15 लोग बाहर आके खड़े हो गए, कहने लगे हम हैं जो वोट करेंगे इनके खिलाफ। बीबी के खिलाफ 1990 में आ गए, कहने लगे हम भी वोट करेंगे इनके खिलाफ, हालांकि वो चंगा मंगा का था। इधर तो कोई नहीं आया यार, इधर तो नाम लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। सही है, तो है ही नहीं इनके पास। क्या आप वो 3, 4, 5 इधर से लेंगे, 4 उधर से लेंगे, उधर सौदागिरी होगा, मिनिस्टरशिप प्रॉमिस करेंगे, पैसे एक्सचेंज करेंगे, टिकट देंगे, टिकट भी देंगे, पैसे भी देंगे। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ बदनामी और ये डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में। और माफ़ करिए, 58 के बारे में मैं सोच रहा हूँ, 50s के बारे में सोचिए आप कि इनफ इज़ इनफ, और जैसे शेख रशीद ने कहा है झाड़ू मार देंगे। तो मैं समझ नहीं रहा हूँ ये कौन बेनिफिट कर रहा है, मुल्क नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए, अगर इनके पास कोई ऐसा प्लान होता कि वो महंगाई कम कर सकते, बताएं ना हमें, व्हाट इज योर अल्टरनेटिव प्लान? आपकी क्या है इकोनॉमिक प्लान? कुछ नहीं।
है ही नहीं। अभी फिर पेट्रोल का प्राइस 10 रुपया बढ़ेगा। आप जाके कहें ना पुतिन को कि तुम अटैक नहीं करो, आप अमेरिका को जाके कहो कि तुम उनको दे देते न्यूट्रल, मगर सही बात, पैसे बढ़ गए हैं इसके। एग्जैक्टली। यू सी प्लीज, ये मुल्क में एक आदमी नहीं है जो देयर इज नो रेमेडी फॉर महंगाई। अगर आप चीज इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है, चलिए थोड़ा सा एफिशिएंसी, ये वो इमेजिनेटिव प्लानिंग और क्या कहते हैं ब्रेन्स इधर से उधर ला के आप 5-7% कम करते, मगर आप समझते हैं कि 5% कम होने से लोग काफ़ी है। एग्जैक्टली यानी हुकूमत इन मजबूर हालात के अंदर को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती थी, वो कुछ कर सकती थी तो जिस तरह आपने कहा कि 5-7% का फर्क पड़ सकता है, कोई भी होता तो शायद ना कर पाता। इम्तियाज साहब, यानी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब नहीं होती, अगर लॉन्ग मार्च भी कोई बहुत कामयाब प्रेशर के तौर पे सामने नहीं आता, तो फिर ये सिर्फ क्या इमरान खान साहब के नर्व्स का इम्तिहान लेना चाहती है ऑपोजिशन, इनको अंडर ड्यूरेस रखना चाहती है, कंफ्यूज करना चाहती है? इम्तियाज साहब, अच्छा दोबारा कनेक्ट करें। जनरल साहब, सर फिर ये मकसद क्या है? यानी सिर्फ ये कि एक ऐसा माहौल बना के रखा जाए जिसके अंदर इमरान खान काम भी ना कर पाए, फोकस भी ना कर पाए अपनी परफॉर्मेंस पे, और एक कन्फ्यूजन रहे अवाम के जहनों में भी कि हुकूमत जा रही है आ रही है? देखिए वो ही इनका मकसद है, इसके अलावा तो इनके पास देखिए है क्या, ये अवाम के पास लेके जा क्या रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, जो भी तनकीद हम कर सकते हैं, बेहिसाब कर सकते हैं उसमें, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अपोजिशन क्या लेके जा रही है उनके पास, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप ये बताइए कि पंजाब में नून लीग पीस पार्टी को सपोर्ट करेगी क्या? आप आइए जी यहाँ पे हमारे घर में आके आप डाका डालिए, ये यहाँ से उठा के ले जाए चीजें, कभी नहीं होगा ये। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो असेंबली में भी नहीं है, जो सब ज्यादा एक्टिव है, उनको कौन फैसिलिटेट करेगा, या पंजाब में या सिंध को आने देगा उसको? और क्यों पीस पार्टी जो है, अगर लेट से आज इनकी जो तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है पर टैक्स, ये क्या करेंगे ये लोग? इनके पास अल्टरनेटिव क्या है? उधर ज़रदारी साहब ने मेरा ख्याल बड़ा स्मार्ट खेला है, उन्होंने कहा है कि ठीक है अगर शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म को तो हम सपोर्ट करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन देखें ना क्या हो रहा है ये, उनको ये पता होता तो है नहीं है ये। शहबाज साहब का पता गोल कर दिया, मरियम बीबी जो बड़ी इंस्पायर कर रही थी कि मैं बनूंगी नहीं, लेकिन वो शहबाज साहब के दिल में लड्डू तो कुछ दिन फूटेंगे ना, कभी मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। और लड्डू उनके दिल में फूटेंगे उस दिन जिस दिन इनको नैब और ये FIA छोड़ देगी। राइट, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो सकता है, लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में PMLN की लीडरशिप क्या कहती रही, पीपल्स पार्टी क्या कहती रही? ब्रेक के बाद खुशामदेद। एक तरफ PMLQ, MQM यानी ये दो बड़े इत्तेहादी इमरान खान साहब के जो ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं, और तीसरा वो ग्रुप या धड़ा है जो बज़ारन किसी यानी एक रस्मी ग्रुप की सूरत में तो नहीं है, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब के वफादार दोस्त या उनके साथी हैं, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली में भी हैं और पंजाब असम्बली में भी हैं। तो ऑपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप को भी इस्तेमाल कर सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन जिस जहांगीर तरीन से आज ये मदद मांग रहे हैं या तवक्को रखते हैं, उस जहांगीर तरीन के बारे में आज से चंद महीने पहले तक ये क्या कहते थे? आबिद शेर अली साहब क्या फरमाते थे? जी दिखाएं। जी जफर अलाली साहब, ये तो जहांगीर तरीन को जेल में डलवाना चाहते थे, आज ये जहांगीर तरीन की मदद से हुकूमत उल्टाना चाहते हैं। देखिए तो सही क्या क्रेडिबिलिटी रह गया है। और देखिए ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान इज़ इन द मिड्स ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, और इतना जहरीला दुश्मन हमारे बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है। और वो जो हम सोच रहे थे एक पीस डिविडेंड मिलेगा हमें अगर तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान में, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे मौके पे बोली चल रही है
नो कॉन्फिडेंस पे कि बताएं हमारा क्या वर्थ है, हम आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोली, पैसे। कुछ पैसे चाहते हैं, कोई सीट चाहता है, कुछ दोनों चाहता है। देखिए ये क्या इम्प्रेशन हो रहा है। मैं नहीं कहता बाहर के मुल्कों को, वो छोड़ें, अपने लोगों को, हमारे इंटेलिजेंसिया को, हमारे जब कराची में आज एक वीडियो वायरल हो गया है कि 2 पुलिस कांस्टेबल्स फ़ोन चोरी कर रहे हैं, वो पकड़े गए। पॉलिटिशियंस तो बदनाम हो गए हैं, वो एथिकली, मॉरली, पॉलिटिकल कोई रहा नहीं है ट्रस्ट पॉलिटिकल क्लास में। अब लीगल चोरी पे आ गए हैं पुलिस वाले। तो मुझे आप बताएं प्लीज़ अब्बास साहब, क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? सही बात, राइट। तो ये जो जिधर इशारा किया जनरल साहब, हिलाली साहब ने भी, कि इतनी मॉरल डिग्रेडेशन हो गई है। अब अगर ऑपोजिशन पैसा बरसाती है इमरान खान साहब के बंदे ख़रीदने के लिए, तो जैसे शेख साहब ने पहले फरमाया कि अगर आपने पैसे का मुकाबला पैसे से करना है तो फिर ये तो हुकूमत में है, फिर ये भी ख़जानों के मुंह खोल देंगे, तो ये तो बड़ी डर्टी और फिल्दी गेम शुरू हो जाएगी। देखिए ये तो इश्यूज हैं जो हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो सिस्टम जो इन्वोक है पाकिस्तान में, इश्यूज हैं उसमें, और यही वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो नहीं पा रहा। यही वजह है जिसकी वजह से आप देखिए कि जो गवर्नेंस जो आपकी सही होनी चाहिए वो नहीं हो रही आपकी। यही वजह है अवाम का, और मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे डर इस बात का है, और जिस तरीके से अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है, लग भी यूं रहा है कि वो इस लीडरशिप से, सो कॉल्ड लीडरशिप से लाताल्लुक हो गई है। पॉलिटिकल प्रोसेस से अवाम लाताल्लुक होकर बैठ गई है। वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में, अगर वो लाताल्लुक होकर बैठ जाएंगे तो उनके भलाई के लिए, उनके जो काम करना चाहिए जिन लोगों का, उन्होंने तो मंडियां लगा के बैठे हुए हैं वो लोग। तो फिर आप ये बताइए कि कल को हम कैसे चलाएंगे इस सिस्टम को। आपने जिस तरीके से देखा अदलिया को जिस तरीके से बदनाम किया गया, और इसमें कौन शामिल था, शुरू किसने किया, जिस तरीके से फिर सबके मुंह खुल गए उसके बाद। तो हम खुद अपने आप पर पॉलिटिकल क्लास ने कुल्हाड़ी मारी अपने पांव के ऊपर, और अब ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जहांगीर तरीन साहब के बारे में देखिए, ये बात ये कर रहे थे ना, जहांगीर तरीन साहब का मसला और है। इन सब के अपने अपने बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं इनके। जहां तक चीनी का ताल्लुक है, वो अल्लाह का ये शुक्र है कि तमाम पार्टियों में एक ही जैसे लोग मौजूद हैं। नून लीग को ले लीजिए, पीस पार्टी को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, किसी एक को आप ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह आटे वालों को ले लीजिए, वो इस तरह बैठे हुए सारे। भाई इस लेवल में इस किस्म की जो ग्रुप बंदी कह लीजिए, आप इसको कार्टेलाइजेशन कह लीजिए, आप इसको जो भी कह लीजिए, ये तो हमारी पॉलिटिकल क्लास खुद करके बैठी हुई है। अब आप ये लोग आपके लिए क्या काम कर देंगे इसमें? तो अवाम को अब ज्यादा देर तक ज्यादा बेवकूफ बनाना मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। right. और नुकसान पाकिस्तान का ये हो रहा है कि अवाम जब इन तमाम चीजों से लाताल्लुक होकर एक तरफ होकर बैठ जाए, तो फिर आप ये बताइए कि अपोजिशन हो या जो भी हो, वो कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी, या गवर्नमेंट कैसे अपोजिशन को अपने जो खिलाफ काम करे उसे रोकेगी उससे? तो पैसे ही चलेगा ना। तो फिर तो यार अगर मैं पैसा बना दिया है, उसका नतीजा देखो अमीर दुख किस बात का है कि हमने अपने इन सब मफादात की निगहदाश्त के लिए जो हमने जो कुछ किया है, सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, को आप बात लिखते हैं सही, जिस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरीके से उनको किया जाता है, ये बाकायदा पेड लोग हैं मुख्तलिफ पार्टी में रखे हुए लोग। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिलाली साहब, आपसे सर आखिरी सवाल के, अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब नहीं होता, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं होता, पीडीएम का जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है वो भी कामयाब नहीं होता, इमरान खान नहीं रिज़ाइन करते अंडर ड्यूरेस, तो ये तो डिस्क्रेडिट ही हो जाएगी ऑपोजिशन। ये फिर 2023 के इलेक्शन में या जब भी इलेक्शन होता है, ये क्या आवाम के सामने किस मुंह के साथ जाएंगे ये? देखिए, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट होगा। मैं नहीं समझता हूं कि ऑपोजिशन नेसेसरीली डिस्क्रेडिट हुए।
उनका प्लान जो है वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल सही, और उनका जो टैक्टिक था वो नहीं चलेगा। मगर इसका मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन फेल हो गए। इसका ऑपोजिशन इस मुल्क में उनका काम ही यही है कि सड़कों पे आओ और हर चीज़ को बुरा करो और जुलूस और गालियाँ और गलोच। ये तो ऑपोजिशन का खेल है, काम है इधर। नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाएगा बिल्कुल, और लोग कहते हैं फिर बड़ा धचका मिलेगा उनको नए इलेक्शन में। मगर देखिए, मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन कोई ख़ास ये डीमोरलाइज और डिस्पिरिटेड हो जाएगा। होगा ये ज़रूर कि ये जो लोग जो इंडाइटमेंट के लिए ठहरे हैं कोर्ट्स में, लगेगा ऐसे कि कोर्ट्स पे प्रेशर इनको छोड़ने के लिए कम हो जाएगा, और लगेगा ऐसा कि इन लोगों की बड़ी हार हुई है। मगर फॉर द ऑपोजिशन टू गो, ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑपोजिशन को तो बस सड़क पे ही आप देखते हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉयल ऑपोजिशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इधर चल नहीं रहा है। लॉयल नहीं है ऑपोजिशन। गवर्नमेंट तो कहती है गद्दारों से भरा हुआ है, और काफ़ी उनके पास सबूत भी है। राइट, मेरा ख्याल इसी पंचिंग लाइन पे प्रोग्राम खत्म कर। हिलाली साहब ने फरमाया कि ऑपोजिशन वो आज की हो, इमरान खान साहब की सूरत में हो, वो 2008 से 13 की पीपल्स पार्टी के दौर की ऑपोजिशन हो, PMLN आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटना चाहती थी, इमरान खान साहब भी उनके साथ थे, उससे पहले PMLQ के दौर में जो ऑपोजिशन थी, तो कोई भी ऑपोजिशन किसी भी दौर में कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा नहीं कर सकी। वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव किरदार अदा करती हुई नजर आई है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।